Okay, so hi guys and welcome to our today's video in which we are going to read our chapter number 8, surroundings affect the living of science. So now let us start reading it. So in this chapter we will learn about the organisms and their surroundings के organisms and जो उनकी surroundings हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. And the surroundings of an organism are the physical features of a place such as the soil on which it grows or living, the land, green, rocky or desert, the altitude, the climate of the place, etc. etc. सो बेसिकली व्हाट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो भी सॉइल है या फिर जो भी उस एरिया के फिजिकल फीचर्स हैं, लाइक एज ऑन विच इट इज़ ग्रोइंग और लिविंग, लाइक एज द लैंड, द क्लाइमेट, द ऑल्टीट्यूड, ऑल दीज थिंग्स आर द सराउंडिंग्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. एंड द सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट generally go together, and there is a little difference between environment and surroundings. So basically environment includes surroundings in addition to local day-to-day weather and effect of biotic factors on the living or life organisms of at a place. So basically what is environment? So basically इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है environment में and सराउंडिंग्स में. तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स वेदर. ठीक है, इन्वायरमेंट में वेदर भी आता है. एंड द अफेक्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स मतलब जो लिविंग फैक्टर्स है उसका क्या अफेक्ट है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होती है उस पर क्या अफेक्ट है वो भी डिपेंड करता है. ठीक है, वो सारा इन्वायरमेंट हो गया. ठीक है, ओके. अ लिटिल मोर देन 1/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड के 1/4. अभी इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप लोग अर्थ ले लेते हो एंड अगर उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो उसका जो 1/4 उसमें से जो 1 से थोड़ा सा अगर हम लोग ज़्यादा पार्ट ले लें, मान लो इतना ले लो कि अगर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट ले ले तो ये पार्ट किसको जाता है? सारा ये लैंड के लिए हो गया. ठीक है, ये सारा पार्ट लैंड के लिए है. एंड अगर मैं बात करूँ वाटर के लिए, सो एंड अ लिटिल लेस देन 3/4 ऑफ इट इज़ कवर्ड विद वाटर. कि अगर मैं ये ले लूँ पृथ्वी, तो इसका अगर मैं 4 पार्ट्स कर दूंगी तो इसमें से जो 3 पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा, ठीक है, कि थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, सॉरी थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम किसको चला जाता है? थोड़ा सा कम उसको चला जाता है वाटर को. ठीक है, एंड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स वाटर वेपर इन द एयर बिसाउड स्नो ऑन द हिल्स, वाटर इन द स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, puddles, soil and in the body of living organisms. So now we are going to study about the important information about earth. ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग रीड कर रहे हैं. देखो, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप लोग डायमीटर, सर्कमफ्रेंस वगैरह लिखो. अराउंड इक्वेटर, अराउंड इक्वेटर के अराउंड जो भी इसका सर्कमफ्रेंस है यानी कि पेरीमीटर जो भी बोल सकते हो आप. ठीक है, देन डायामीटर, डायामीटर अक्रॉस इक्वेटर ऐसे करके कि उसका डायामीटर कितना है 12 एंड द सर्कमफ्रेंस अराउंड द इक्वेटर इज 40.075. तो ये सारी इसकी लेंथ है, ये हम लोग पढ़ सकते हैं बाद में जब भी फ्री टाइम होगा. ठीक है, एंड एयर ऑफ अर्थ अंडर द वाटर, के जो अंडर वाटर के अंडर जो भी अर्थ का कितना एरिया है वो बताया गया है 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एंड देन द एयर atmosphere around the earth goes up to nearly 800 kilometer from the surface of earth. That if this is the surface of earth, then 800 kilometer above atmosphere is present. Okay, then the next one is earth is facing the sun and is rotating on its axis, obviously you know, hence causing day and night. आपने रोटेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिससे जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है जिससे डे एंड नाइट बनते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज रोटेशन. रोटेशन में क्या होता है कि वो सन के इर्द गिर्द रोटेट करता है. ठीक है, जो आपका अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रोटेट करता है. इससे क्या होता है? सीजन्स चेंज होते हैं. देन sunlight is the primary source of energy on earth, and sunlight reaching the earth keeps it warm. That sunlight also keeps it warm, and there are also many uses of sunlight. So sunlight is the primary source of energy on earth. Air is a mixture of gases. That air mixture है gases का. Nitrogen and oxygen are the two main constituents of air in addition to carbon dioxide, water vapor and some minor gases. Why are nitrogen and oxygen called the constituents of एयर? बिकॉज ये दोनों सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एयर में. नाइट्रोजन की परसेंट एंड ऑक्सीजन की परसेंट सबसे ज़्यादा होती है. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन उससे थोड़ा सा कम होता है. ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसका बेस है एयर का वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बना होता है. एंड जो बाकी भी कई गैसेस होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम माइनर गैसेस लाइक आर्गन हो गया. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो गए. एंड एयर ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर वेपर विच हेल्प्स इन वाटर साइकिल. ऑब्वियसली आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें वाटर वेपर यूज़ होता है टू मेक क्लाउड्स, उससे ही रेन होती है. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी. कि अभी
जो एयर में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है एट द करेंट टेम्परेचर, आई विल कॉल इट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन रिलेशन टू ड्राई एयर, ठीक है, कि एक ड्राई एयर एंड एक कितनी हो गई, वाटर वेपर हो गई। सो इफ़ आई एम सेइंग कि ह्यूमिडिटी एयर में 40% है, तो मान लो कि एयर आपकी पूरी 100% है, तो अगर उसमें ह्यूमिडिटी 40% है तो उसमें ड्राई एयर कितनी होगी, उसमें ड्राई एयर 60% होगी, बिकॉज 40 माइनस 100 इज 60%, तो उसमें ड्राई एयर 60% होगी। एंड इफ़ आई एम सेइंग दैट ह्यूमिडिटी ऑफ 90% और above means that the air is saturated with water vapor and it may rain at any time, कि 90% या फिर उससे ऊपर वाले का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, कभी भी रेन हो सकती है। एंड वी फील कंफर्टेबल व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ लो सिंस द स्वेट और द perspiration from our body goes into the air immediately, but we feel uncomfortable when it is hot and humid, high humidity, ठीक है, कि हमें जो लो ह्यूमिडिटी होती है उसमें क्या होता है, जो स्वेट हमारा जो निकलता है वो इमीडिएटली एयर में इवेपोरेट हो जाता है, बट जब भी ह्यूमिडिटी हाई होती है तब उसको जाने में, इवेपोरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें लो ह्यूमिडिटी एरियाज़ में अच्छा लगता है। Rainfall is measured by an instrument called rain gauge. So what is basically rain gauge? Rain gauge is a cylindrical instrument with a funnel fitted at the top of the cylinder. कि सिलेंडर की शेप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ऊपर एक फनल फिटेड होता है, यहाँ पे देखो ये सारा एक फनल है, ठीक है, फनल फिट है। तो द सिलेंडर इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देखो इस पर मार्किंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, इसको मिलीमीटर्स में मार्क किया जाता है। And it is kept in open to collect the rain water, and then the unit to measure rain is millimeter, के जिस यूनिट से रेन को मेजर किया जाता है वो कौन सा है, मिलीमीटर। एंड फिर इसको ओपन स्काई में रखा जाता है कि जब भी रेन होती है फिर इसको मेजर कर लिया जाता है कि कितनी रेन हुई है, ठीक है। एंड एयर अराउंड द अर्थ इज थिन इनफ टू अलाउ लाइट एंड हीट फ्रॉम sun to reach the earth, and it is thick enough to retain heat to keep the earth warm and maintain average temperature on land. So क्या है बेसिकली कि एयर अर्थ पे इतनी थिन है ताकि लाइट एंड हीट पास कर सके फ्रॉम द सन टू द अर्थ, एंड इतनी ज़्यादा थिक भी है कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो, एंड जो अर्थ को मतलब अर्थ वार्म एंड मेंटेन द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड, के जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बना रहता है एयर की वजह से, ठीक है। एंड द सन हीट्स अप लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, एंड हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ विच रिजल्ट्स इन चेंज इन वेदर, कि जो जब भी अर्थ वार्म होती है तो देखो अर्थ वार्म होती है तो उस पर जो लैंड एंड वाटर है ना वो किसको इफेक्ट करता है, जो उस जगह का टेम्परेचर होता है, और यू कैन से अफेक्ट द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ विच रिजल्ट्स चेंज इन वेदर, ठीक है। एंड वेदर चेंजेस विद द राइज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन ब्रीज, जो भी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में आपने पढ़ा था, एंड विंड एंड ह्यूमिडिटी इन दी एयर। वाटर वेपर इन एयर हेल्प्स इन द क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन, जैसे वाटर साइकिल में होता है कि जब भी एयर इवेपोरेट होती है तो वो किस में हेल्प करती है, वो क्लाउड्स फॉर्म करने में हेल्प करती है। The next one is weather. So basically what is weather? You have already learned that weather changes from day to day and from time to time, कि जो weather है वो day to day भी change होता है and time to time भी change होता है, and sometimes in a very short time, कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी धूप निकली हो एंड अगले ही टाइम बारिश हो जाए। सो द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वेदर एट अ प्लेस आर द टाइम ऑफ द डे, के टाइम क्या है डे का, एंड सनशाइन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, रेन। वेदर मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, काम और विंडी, ड्राई और रेनी। वेदर मे बी प्लेजेंट इन द मॉर्निंग एंड हॉट इन द नून एंड रेनी इन द आफ्टरनून एंड कूल एट नाइट। सो इट मे नॉट बी सेम एट ऑल प्लेसेज एंड एट ऑल टाइम्स। सो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एक जगह की वेदर को, लाइक टाइम ऑफ द डे, के टाइम क्या है डे पे, सनशाइन, और भी कई फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एक जगह के वेदर को। एंड जो वेदर है वो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सेम ही होगा एंड हर टाइम पे सेम ही होगा। The sun brings about changes in the earth and atmosphere. It warms the land and water on the earth, and we have learned that the warming of land and water on the earth warms the air above them, कि जब भी लैंड या फिर वाटर वार्म अप होता है तो उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होती है वो भी वार्म अप हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है, रिजल्टिंग इन ब्रीज, जो भी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज फॉर्म होती है। एंड द सन हेल्प्स इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ, हेंस एडिंग टू द ह्यूमिडिटी इन द एयर
फॉर्मिंग ऑफ क्लाउड्स विच मे ब्रिंग रेन लेटर, कि जो सन है वो किस में और में हेल्प करता है कि जो भी ओशंस वगैरह से, लेक्स, पॉन्ड वगैरह से जो वाटर है वो इवेपोरेट कर देता है, एंड उससे फर्दर वाटर साइकिल से रेन फॉर्म होती है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एंड फिर रेन आती है अर्थ पे, एंड ऑल दिस इज वेदर. सो वेदर इज द डे टू डे atmospheric condition with respect to temperature, humidity, wind and rainfall at a place at a particular time. ये इसकी definition है कि जो डे टू डे चेंज है एटमॉस्फेयर का इन with respect to the temperature, the humidity, wind and the rainfall at a place are at a particular time is called weather. So now we will study about weather forecast. So basically what is weather forecast? This word is a little bit like सिमिलर. आपने ये सुना होगा कि वेदर फोरकास्ट इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट द वेदर विल बी लाइक इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर द नेक्स्ट डे और अ फ्यू डेज. कि क्या होता है वेदर फोरकास्ट? वेदर को प्रिडिक्ट करना ही वेदर फोरकास्ट होता है कि अगर आज धूप निकली हुई है तो कल क्या होगा. तो इसी सब को प्रिडिक्शन करना वेदर की, इसी को हम लोग वेदर फोरकास्ट बोलते हैं. एंड इट इज़ गिवन बाय ऑलमोस्ट द टीवी चैनल्स, कि सारे टीवी चैनल्स के द्वारा ये जो वेदर फोरकास्ट है वो दिया जाता है. सुबह सुबह चलता होता है वेदर फोरकास्ट, रेडियोज़ में भी आता है, डेली न्यूज़पेपर्स में भी आता है, एंड सम न्यूज़पेपर ऑल्सो गिव द सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द क्लाउड्स हैंगिंग ओवर द अर्थ, कि जो सैटेलाइट पिक्चर्स होती है ना वो भी दिखाते आधे न्यूज़पेपर्स तो. एंड वेदर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द मीटियोरोलॉजिस्ट. तो ये क्या होते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रिडिक्ट वेदर आर कॉल्ड मीटियोरोलॉजिस्ट. तो ये क्या करती है? एंड देयर टीम ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिसीव फ्रॉम मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एस्टैब्लिश्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री. कि जो मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होती है वहाँ से जो भी डेटा आता है वो उसको लेते हैं, एंड देन मैनेज दीज ऑब्जर्वेशन, लर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन, विंड, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड पास दिस इन्फॉर्मेशन टू सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, फिर क्या करते हैं? ये सारा डेटा लेके उसको पूरे मतलब उस पर रिसर्च वगैरह करके फिर वो प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को, एंड ये सारा डेटा प्रिडिक्ट किया हुआ डेटा किसको भेजते हैं? सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी को भेजते हैं, वेयर द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हेल्प्स देम इन कंपेलिंग द वेदर रिपोर्ट फॉर द डे यूजिंग द सैटेलाइट पिक्चर्स ऑफ द कंट्री. एंड meteorologists also prepare a report on weather forecast including the time of sunrise and sunset for the coming days. कि किस जगह कि किस टाइम पे सन सेट होगा एंड किस टाइम पे सन राइज होगा वो भी स्टडी करते हैं वो. एंड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड ड्यूरिंग द ईयर टू ईयर एंड ड्यूरिंग समर डेज. अभी देखो ये भी एक फैक्ट है कि देखो जो समर में क्या होते हैं, जो डेज़ होते हैं वो लंबे होते हैं, समर में डेज़ लंबे होते हैं, एंड जो नाइट्स होती है वो शॉर्ट होती है. इसीलिए जो समर्स में सनराइज़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है. समर में सनराइज़ 4-5 बजे ही हो जाता है, एंड जो सनसेट होता है वो लेट होता है, मतलब सनसेट बहुत ज़्यादा लेट होता है, वो 7-8 बजे होता है, एंड जो सनसेट है वो लेट होता है. ठीक है, एंड जो सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में जो सन राइज़ है वो बहुत ज़्यादा लेट होता है, वो 7-8 बजे होता है सनराइज़, नहीं 6-7 बजे होता है सनराइज़, एंड देन जो सनसेट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है. ठीक है, सो ये बताया गया है कि जो टाइम ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, के वेदर कैसा है एंड उस जगह पे और भी कई जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. सो बेसिकली व्हाट इज़ दिस? सो ड्यूरिंग अ डे टेम्परेचर इज़ यूजुअली टेकन एज द हाईएस्ट टेम्परेचर, कि जो एक दिन पे जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट टेम्परेचर लिया, एंड लोएस्ट टेम्परेचर, कि उस एक दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर लिया जाता है एक. ठीक है, एक दिन का एक हाईएस्ट टेम्परेचर लिया जाता है एंड एक दिन का लोएस्ट टेम्परेचर लिया जाता है, एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर द डे इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर. हाईएस्ट टेम्परेचर जो डे में लिया जाता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर बोला जाता है, विच इज़ जनरली रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून, द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे. आफ्टरनून मतलब दोपहर को, दोपहर में बहुत गर्मी होती है इसलिए आप लोग बाहर नहीं निकलते, तो आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहीं पे जो हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड किया जाता है. एंड द लोएस्ट टेम्परेचर फॉर द डे इज़ कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर, विच इज़ जनरली रिकॉर्डेड एट अबाउट 5 in the morning. 5 in the morning जब सूरज अभी अभी निकला होता है तभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो होता है कूलेस्ट टाइम ऑफ द डे, तो उसमें मिनिमम टेम्परेचर को मेजर किया जाता है. एंड अ स्पेशल
thermometer called maximum and minimum thermometer is used to measure the maximum and minimum temperature of the day. कि एक स्पेशल थर्मामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, वो यूज़ किया जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर. एंड जो ह्यूमिडिटी है एक जगह की वो कैसे मेजर की जाती है, इट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड हाइग्रोमीटर. एंड nowadays electronic devices are available which give the details of temperature, humidity and degree of pollution in air during a day. कि अभी तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गया जो आपको सारा डेटा डिटेल में देते हैं. एंड एट प्लेसेस लाइक मुंबई एंड चेन्नई विच आर नियर द सी शोर, जो कोस्टल एरियाज के नज़दीक है, वेदर रिपोर्ट रिकॉर्डेड इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो इंक्लूड्स द टाइम ऑफ द हाई टाइड व्हेन द वाटर अलॉन्ग द सी कोस्ट राइजेस टू टच द बैंक्स. हाई टाइड मतलब कि जब भी जो लहरें हैं वो बैंक को टच करने. एंड व्हेन द वाटर अलोंग द सी कोस्ट राइजेस टू टच द बैंक्स, दिस रिपोर्ट हैज़ नो बियरिंग ओवर द वेदर एक्सेप्ट व्हेन द, कि इसका कोई लेना देना नहीं है वेदर से. इसको बस ऐसा होता है कि कभी स्टॉर्म आ सकती है, कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी ओवरफ्लो कर जाए जो भी वेव्स वगैरह होती है बैंक्स को, तो उसका इससे लेना देना होता है. देन द नेक्स्ट इज वेदर डेटा. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदर डेटा? इंफॉर्मेशन ऑन डेली टेम्परेचर, humidity and rainfall at a place is compiled for the past period, for week, month or even a year. This data is used to compare the variation in weather on particular date in which the past with the present. It is also used to estimate the average weather at a place during a year. सो ये वेदर डेटा क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें सारे जो ईयर का एक डेटा रखा जाता है, सारे ईयर का एक डेटा ले लिया जाता है, फिर क्या करते हैं उसको कास्ट एंड कंपेयर करते हैं जो बाकी दिनों का डेटा है या फिर पास्ट का जो भी डेटा है, फिर एक जगह का जो भी एवरेज टेम्परेचर आप लोग बोल सकते हो, एवरेज एक साल का एवरेज टेम्परेचर या फिर एक जगह का एवरेज टेम्परेचर ऐसे करके निकाला जा सकता है. स्टडी द वेदर फॉर अ ईयर फ्रॉम द इंटरनेट फॉर द फॉलोइंग प्लेसेस: कश्मीर, शिमला, दिल्ली, मुंबई. While going through the data of the places you will get to know about climate of these places. तो इस पे आपको क्या बोला गया है कि इसमें सारे जो क्लाइमेट है ना, सारे जो टेम्परेचर है वो डिफ़र करते हैं हर एक जगह के, हर एक जगह के जो टेम्परेचर है वो डिफ़र करते हैं हर एक शहर में. ठीक है. सो दिस इज़ द क्लाइमेट डेटा फॉर चेन्नई. तो ऐसे करके इसका जो भी एवरेज हाई डिग्री सेल्सियस निकाला जा सकता है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एवरेज. सो ऐसे करके इसका एवरेज निकाला जाता है. द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट. सो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, द इंटायर ईयर और फॉर अबाउट 20 ईयर्स. की जो क्लाइमेट क्या है वो होती है एक एवरेज वेदर पैटर्न, कि एक जगह का जो वेदर का जो पैटर्न है वो कैसा है, वो जो एक लंबे पीरियड में लिया जाता है. अभी देखो जो वेदर था वो क्या था, वो तो डे टू डे एंड टाइम टू टाइम चेंज था, बट ये क्या होता है, ये लंबे पीरियड के लिए लिया जाता है. हो सकता है एक महीने के लिए ले लिया जाए और ईयर के लिए लीजिए या फिर 20 साल के भी ले लिया जाए. एंड इफ द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर फॉर द मोस्ट ऑफ अ ईयर at a place remains hot or warm, maybe with an instrument short spell or of rain and cold, the climate of that place is termed as hot or warm climate. The places in India where such climate is found are Delhi, Haryana and मध्य प्रदेश. कि क्या होता है, अगर एक जगह का जो एवरेज पैटर्न है वो है हॉट या फिर वार्म या फिर जिस पे ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसकी एवरेज निकाल के आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि उस जगह को ज़्यादातर हॉट या फिर वार्म क्लाइमेट, कि उसका ज़्यादातर हॉट टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट जो लंबे पीरियड के लिए होता है. ठीक है. तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि वो एक हॉट या फिर वार्म क्लाइमेट वाली जगह है. एंड इंडिया में ऐसे प्लेसेस कौन कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. एंड if a place remains hot or warm with heavy rainfall for days together during a year, then the climate of that place is termed as hot and wet and the region termed as tropical region. कि जिस जगह पे गर्मी भी रहे एंड बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हो, उस जगह को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है. एंड इन दिस रीजन हैवी रेन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम gives rise to dense forest with large animal population, hence this region is termed as tropical rainforest. अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब घने फॉरेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन भी बोल सकते हैं. सो द प्लेसेस इन इंडिया वेयर सच क्लाइमेट आर फाउंड आर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड अदर साउदर्न स्टेट्स. एंड दीज प्लेसेस आर अराउंड द इक्वेटर, हेंस दे रिमेन हॉट ड्यूरिंग द ईयर. कि ये जगह इक्वेटर के नज़दीक है और इक्वेटर पे सीधा सनलाइट पड़ती है, इसीलिए ये जगह हॉट भी है. ठीक है. एंड इफ अ प्लेस रिमेन्स वार्म विद हाई ह्यूमिडिटी, heavy rain throughout the year, the climate of such place is warm, humid and extremely wet. कि अगर क्या हुआ कि अगर एक जगह पे गर्मी भी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है एंड वहाँ पे रेन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस जगह को आप लोग बोल सकते हो कि गर्म, ह्यूमिड एंड एक्सट्रीमली वेट, कि बहुत ज़्यादा वेट जगह है. एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लेसेस आर ईस्टर्न स्टेट्स, जो भी ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं, असम, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Arunachal, Nagaland, except for some high altitude areas in these states which have a cold climate. If a place is neither hot during summer nor cold during winter, the climate of that place is temperate. ठीक है. टेम्परेट मतलब वो एक मतलब सामान्य सा ही रहता है. एंड क्लाइमेट अराउंड बेंगलुरु इन कर्नाटका इज सेट टू बी टेम्परेट, कि ना ही वो ज़्यादा गर्म होता है एंड ना ही वो ज़्यादा ठंडा रहता है. एंड ऑफ अ प्लेस इज हॉट एंड ड्राई विद सैंडी सॉइल ऑल अराउंड, इट इज़ अ डेजर्ट रीजन. अभी ये तो आपको पता है कि जहाँ पे गर्मी हो एंड वहाँ पे बिल्कुल भी वेट क्लाइमेट ना हो, उसको हम लोग डेजर्ट रीजन बोल देते हैं. एंड द डेजर्ट इन राजस्थान इंडिया इज नेम्ड एज थार डेजर्ट. ठीक है. सच प्लेस हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है. एंड इफ़ द वेदर एट अ प्लेस रिमेन्स cold and snowy for a long period of time in a year for years together, the climate of that place is termed as cold or chilly or snowy. ठीक है. उस जगह का क्लाइमेट क्या बोला जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है एंड स्नोई है. एंड हिमालयन हिली रीजन्स एज मोस्ट ऑफ द कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल आर कोल्ड विद good rain throughout the year and receive heavy snowfall during winter. North Pole and the South Pole on Earth are the two polar regions. के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या है, दो पोलर रीजन्स है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. एंड ईच पोल हैज़ अ डे डायरेक्ट सनलाइट फॉर 20 to 24 आवर्स इन अ डे फॉर हाफ ऑफ द ईयर एंड अ लॉन्ग नाइट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे क्या होता है कि आधे साल दिन रहता है एंड आधे साल रात रहती है. ठीक है. एंड द प्लेसेस इन द नॉर्थ पोलर रीजन आर द प्लेसेस ऑफ अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्थ साइबेरियन रशिया, साउथ पोलर रीजन एंड अराउंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ. So now we will study about the factors that affect the climate of a place. So climate varies from one place to another depending upon its geographical location on earth. Climate of a place depends upon the following factors कि ये सारी factors पे depend करता है. Distance from the sun or location of a place on the earth in relation to the sun. कि the places on and around the equator of earth face direct sunlight coming from the sun receiving maximum heat and thus have a very hot climate throughout the year. कि जो places इक्वाटर के नज़दीक है उस पर सीधा क्या पड़ रही है, उस पर सीधा हीट पड़ रही है, इसीलिए वो प्लेसेस थ्रू आउट द ईयर हॉट रहती हैं. ठीक है. एंड द प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन ऑफ द अर्थ रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज फॉर हाफ ईयर एंड इंक्लाइंड सन रेज फॉर अदर हाफ ईयर. द रिजल्ट इज दैट प्लेस आर हॉट व्हेन फेसिंग द सन. द सेम प्लेसेस आर कोल्ड व्हेन दे आर रिसीविंग इंक्लाइंड सन रेज. कि जब भी इन पे सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं तो यहाँ पे इंक्लाइन सनरेज है, तो इसीलिए क्या होगा, एरिया ये हॉट होगा. एंड अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पे नहीं पड़ती हैं सनरेज तो वहाँ पे क्या होगा, एरिया हॉट होगा. द पोलर रीजन्स ऑफ अर्थ, the polar regions of earth around the north pole and the south pole remain far away from sun and receive minimum amount of heat. As a result these places are extremely cold and snowy climate. कि ये जो आपका सन है, यहाँ पे देखो ये है आपकी नॉर्थ पोल, ये है आपकी साउथ पोल. भाई देखो किसी भी जगह से आपको दिख रहा है कि इस पर अच्छी तरह से लाइट पड़ेगी? नो, इंक्लाइन लाइट पड़ रही है एंड इसीलिए बहुत ही छोटी अमाउंट की लाइट इन पर पड़ रही है. एंड मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ. के डे एंड नाइट से भी फर्क पड़ता है ना. जब भी सन नहीं होता है तभी कोल्ड होता है वेदर. यहाँ पे मतलब अभी यहाँ पे नाइट है तो यहाँ पे क्या होगा, वेदर कोल्ड होगा. यहाँ पे डे है इसलिए यहाँ पे वेदर क्या होगा, हॉट होगा. देन यू कैन से ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब जो हाइट है एक प्लेस की वो कितनी है. अगर वो ज़्यादा हाइट पे होगा तो उस प्लेस का क्या होगा, वो
ज़्यादा कूल होगा। जो भी माउंटेन वगैरह होते हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, इसलिए वो कूल्ड होती है। देन द सराउंडिंग्स, कि डिफरेंट सराउंडिंग्स सच एज प्लेसेस नियर द सी शुड हैव मॉडरेट क्लाइमेट, द प्लेसेस नियर टू हिल्स हैव कोल्ड क्लाइमेट। तो इसलिए उसकी सराउंडिंग के वो किस जगह पे सिचुएटेड है वो भी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ सनलाइट, कि जो कितनी वो सनलाइट रिसीव करता है उस पर भी डिपेंड करता है। देन विंड ब्लोइंग एट अ प्लेस, कि वो कितनी विंड स्पीड है और कितनी वो ठंडी है, गर्म है, क्या है, ह्यूमिड है, ड्राई है, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अभी द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड एयर रिजल्ट्स इन रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट, कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो क्या है। अभी देखो जहाँ पे वाटर कम होगा वो डेजर्ट रीजन होगी, एंड जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा या फिर ह्यूमिड होगा वो ह्यूमिड रीजन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसा बोल देते हैं। सो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम लोग इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। सो यू कैन वॉच द रेस्ट इन दैट। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, आई मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।